हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं आपका आफ्ताब सर। आज हमारा जो क्लास होने वाला है वह हिंदी में समास का क्लास होने वाला है। ये जो व्याकरण की क्लास होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो आपने संधि पढ़ा उस संधि में आपने देखा कि मैंने जितना भी पढ़ाया है ना वह सारे एग्जाम से रिलेटेड था। यहां तक कि सेंटअप एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस भी आए थे, यानी उदाहरण तक क्वेश्चंस आ गया था। यानी कंटेंट की तो आप बात ही छोड़िए, उदाहरण तक का क्वेश्चंस आ गया था हिंदी में। वैसे ही हमारा समास होने वाला है और वैसे ही हमारा वर्णमाला होने वाला है। जितने भी टॉपिक आपके हिंदी में चलते हैं या इंग्लिश में पढ़ाता हूं, इंग्लिश में जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं सारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो आइए हमारे साथ साथ जुड़ जाइए। और जिस तरीके से मैंने संधि का 5 भाग पढ़ाया और पांचों बहुत ही धुरंधर भाग पढ़ाया, वैसे ही आज हमारा होने वाला है समास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे बढ़िया समास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जल्दी जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुपों में, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भलाई हो जाए। और कम से कम लाइक तो बनता ही है आफ्ताब सर के नाम से। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम 6 भाग में समास को समझेंगे, क्योंकि हमारा जो समास है वह कितना है, तो हमारा समास है 6, है ना। यानी 6 प्रकार के हमारे समास है और सारे समास को हम एक एक तरीके से जो है समझते चलेंगे कि पहले समास का परिभाषा क्या है, समास का यानी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम उसके उदाहरण को समझेंगे, फिर उसके एक एक करके, है ना, एक एक करके हम उदाहरण को समझेंगे कि कौन सा हमारा जो है अवयवी भाव समास है और कौन सा हमारा तत्पुरुष समास है, कौन सा हमारा जो है द्वंद्व समास है। इस सारे बातों को जो है हम अच्छे से समझने वाले हैं, है ना। 6 भाग के समास को हम समझेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इधर उधर न मन लगाए, यहां ध्यान दे। सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, यहां समास आगे आएगा कि जब हम 2 वर्णों को जोड़ते हैं, लेकिन एक एक करके हम समझेंगे, कुछ भी आगे पीछे नहीं बोलेंगे ताकि जो है हमें समझने में कोई कठिनाई हो। तो चलिए प्रश्न बनता है कि समास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उनके भेदों को भी स्पष्ट कीजिए। यानी समास के बारे में तो बताइए ही और साथ में समास के बारे में तो बताइए ही और साथ में उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। यानी जो हम 6 भेद पढ़ने वाले हैं उसी भेद के बारे में यह बताया जा रहा है। तो उत्तर एक हमारे बहुत बड़े जो है हिंदी व्याकरण के जानकार व्यक्ति थे, उनका नाम था है कमला प्रसाद। पंडित कमला प्रसाद गुरु के अनुसार देखिए यहां तो मैं कारण स्पष्ट दे ही रहा हूं, और किसने ये बातें लिखी है तो कमला प्रसाद जी ने बोला है समास के बारे में कि पंडित कमला प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्द या प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को, है ना, समासिक बतलाने वाले शब्द का प्रत्ययों का 2 अधिक शब्दों से संयोग होता है, उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं वो? समास कहते हैं। देख लीजिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये कहा, है ना, कि पंडित कमला प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतलाने वाला शब्द या प्रत्ययों का लोप पर, है ना, उन 2 या अधिक शब्दों में जो स्वतंत्र शब्द बनता है वही हमारा क्या है, वो समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब हम चलते आगे की ओर और आगे हमारा है कि अब दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा, तो पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने अपने पद कहते हैं और उन 2 या में से समास की निम्नलिखित परिभाषा दी है। यानी उन्होंने भी जो है परिभाषा दी है समास की। देखिए इससे पहले तो दिया ही है कि नहीं, कमला प्रसाद जी ने, और ये किशोरी दास भी समास के बारे में क्या कहते हैं सुन लीजिए। अनेक शब्द मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना यहीं पे लिखी गई है, सबसे बड़ी बात यहीं पर है दोस्तों। देख लीजिए आप, कहता है, और यही बात हमें लेकर भी चलना है। हमने लिखा क्या, है ना, बहुत लिखा, बहुत समझाया,
लेकिन जो ऑन्थेटिक बात होगी, जो पॉइंटली बात होता है, उसमें आपको ज्यादा जो है यानी कि गौर करने वाली बात होती है। तो हमने यहां पे कहा कि अनेक शब्द मिलकर जब एक पद बन जाते हैं, अनेक शब्द मिलकर जब एक पद बन जाते हैं, वह समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह समास कहलाते हैं। चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए समास की विशेषताएं क्या है ना। समास की विशेषताएं को जानने के लिए आप क्या कहेंगे कि समास क्या है, समास की विशेषताएं क्या है, समास शब्दों को किस तरीके से सुंदर बनाता है, क्या क्या करता है पदों में। तो यहां पर ध्यान देंगे कि समास की विशेषताएं है, समास भाषा सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। सौंदर्य यानी भाषा सौंदर्य का मतलब है कि भाषा को वह सुंदर बनाता है, यानी वह कब क्या यूज होना चाहिए उसके बारे में जो है प्रयोग करवाता है। साथ ही है ना, साथ ही इसमें शब्दों या पदों को मिलाया जाता है। भाषा को सौंदर्य बनाता है और शब्दों या पदों को मिलाया जाता है। यह भाषा में संक्षिप्तता का गुण समाहित करता है। यह उच्चारण में सुगमता लाता है। सुगमता माने सरलता, आसान लाता है, आसान बनाता है। इससे एक शैली की सृष्टि भी होती है। शैली माने नियम, एक नियम की भी यानी कि सृष्टि बनावट होती है। इससे पदों के अर्थ समझने में भी सहायता मिलती है कि पद हमारा क्या कह रहा है, इसका क्या अर्थ है। तो यही जो है समास का जो है विशेषता है कि वह जो है सौंदर्य बनिए सुंदर बनाता है, शब्दों पदों को मिलाता है, संक्षिप्तता लाता है, उच्चारण सही करता है, शैली माने तरीका देता है और हम समझ पाते हैं कि हमारा पद का जो अर्थ है वह क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब आगे जो हमारा होने वाला है वह हमारा ये है समास के भेद। तो समास के भेदों में सबसे पहला जो हम भेद पढ़ने वाले हैं वह हम पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो? अव्ययी भाव समास। लेकिन समास के भेद ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी जरा सा समझ लीजिए कि कहता क्या है। समास के भेद, हिंदी में समास की चर्चा संस्कृत व्याख्या के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? समास की व्याख्या किसके आधार पर होती है? संस्कृत के आधार पर होती है। आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि बताइए कि समास की चर्चा है ना किस व्याख्या में होती है, हिंदी, संस्कृत, किस में, है ना। तो आपको कहना है कि संस्कृत में होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि संस्कृत में ही समासों को ज्यों का त्यों उतारा गया है। यहां प्रयोग के आधार पर समासों की संख्या स्पष्ट की गई है, यानी जैसे उसका प्रयोग करते हैं उसके आधार पे, है ना, लेकिन संस्कृत के आधार पर। ठीक है, आइए सबसे हमारा तो समास हमें पढ़ना है 6 भाग, लेकिन 6 भाग जो हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहला भाग है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है हो? अव्ययी भाव समास। आइए हम अव्ययी भाव समास को समझते हैं। अव्ययी भाव समास वह समास है जिसका पहला पद या दूसरा पद अव्यय होता है या दोनों पद अव्यय हो सकते हैं। इससे पूर्व पद की प्रधानता रहती है। समास होने के बाद बना हुआ शब्द क्रिया विशेषण अवयव हो जाता है, यानी क्रिया विशेषता को बताता है ना। देखिए इसमें 2 पद हो सकते हैं और दोनों पद प्रधान हो सकते हैं। किसमें? अव्ययी भाव समास में। और इसका कार्य यह है कि शब्द क्रिया विशेषण अवयव हो जाता है। यह शब्द जो आप लिखते हैं उसमें जो क्रिया है वह विशेषण हो जाता है, यानी विशेषता हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं इसका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव के बारे में यह हमारा कुछ उदाहरण है। उदाहरण हमारा इस प्रकार है कि ये है ना, जैसे है ना अव्ययी समास से निर्मित अनेक शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे, यथाशक्ति, यथाविधि, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, यथाशीघ्र आदि। आप यहां पर देख सकते हैं कि हिंदी से जो उदाहरण है वह किस प्रकार से है, किसके? अव्ययी समास से। अव्ययी समास से जो निर्मित अनेक शब्द है ना, वह कैसे है?
तो इसमें आपने देखा ना कि इसका जो है ना यानी कि क्रिया जो है, क्रिया उसकी विशेषता हो जाएगी यथाशक्ति, यथाविधि, प्रतिदिन। अब यहां पर मिलाइएगा तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया प्रतिदिन, यहां पे हमारा प्रतिदिन है, तो यहां पे जब हमारा प्रतिदिन है तो हम यहां पर भी ले सकते हैं प्रतिदिन यानी दिन दिन। इसके दोनों पद इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं, दोनों पद महत्वपूर्ण हुए कि नहीं हुए ना। जैसे प्रतिदिन माने क्या, प्रति अदिन माने दिन दिन, है कि नहीं, क्या है, अवयवी भाव है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। धाराधर, धर धर माने धारा धर, धर धर, घर घर, एक घर से दूसरे घर, तो यह सब क्या है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह अवयवी समास है। आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ समझने के लायक है कि नहीं। जैसे यहां पे दे दिया हमारा, है कि नहीं, कि आजीवन यानी जीवन पर्यंत अवयवी समास है। आजीवन माने यह प्रधानता बता रहा है। अकारण माने कारण के अभाव से अवयवी समास है भैया। इस प्रकार से और समास है जैसे भर पेट, बेघर, यथाशक्ति, निडर, अनजान, धराधर, है ना, निधरक, एकाएक, हाथों हाथ, धीरे धीरे, है ना, पीछे पीछे। बताइए दोनों पद प्रधान है कि नहीं, दोनों पद होना चाहिए। देखिए ना, धराधर, है ना, प्रथम पद द्वितीय पद दोनों है। दूसरा निधरक, है कि नहीं, एकाएक, हाथों हाथ, जो पहला है वही दूसरा है और जो दूसरा है वही पहला है, और क्रिया की विशेषता भी बता रहा है। तो यह हो गया जिसके दोनों पद प्रधान है और क्रिया विशेषण बता रहा है, तो यह अवयवी समास हो गया। अब देखिए, है ना, अवयवी समास के कुछ बातें। अवयवी समास पद की रचना निम्नलिखित रूपों से होती है। पहला पद अवयव या उपसर्ग हो तो पहला पद क्या होगा, हो या तो उपसर्ग हो या अवयव हो। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, है कि नहीं, निडर, दूसरा पद अवयव हो। दिन भर, ये दूसरा पद, है कि नहीं, रात भर, जीवन पर्यंत, इसमें पहला, इसमें दूसरा है। अवयव के दोहराने से भी इनका होता है वही बातें, जैसे धाराधर बोलेंगे, एक एक बोलेंगे, है कि नहीं, तो पद को दोहरा रहे हैं हम, फिर भी वह क्या है, अवयवी समास के ही गुण है और अवयवी समास ही है। जैसे धीरे धीरे, क्यों क्यों, पुनः पुनः, ये सब जो है, ये सारी बातें जो है किनकी है, तो अवयवी समास का, एक पद का, द्विपद का, तीन पद का। उसके बाद इसके चौथा पद को भी देख लीजिए, तत्पुरुष हम बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लीजिए, है कि नहीं। यहां देख लीजिए, तीन तक तो हम समझ गए। अब देखिए, संख्या के दोहराने से, जैसे घर घर, द्वार द्वार, गली गली, ये सब क्या है, अवयवी समास है। क्या है, अवयवी समास है। संज्ञा के दोहराने से दोनों पद के बीच में ही की आदि के योग से मन ही मन, है ना, जैसे पद को दोहरा रहे हैं और बीच में ही आ जाएगा, पद को आप दोहराइएगा बीच में ही आ जाएगा, फिर भी वह क्या है, अवयवी समास के ही गुण है। इसका मतलब है कि वो भी अवयवी समास ही है। ठीक है ना। बात ही बात, बात ही बात, करनी ही करनी, चलन ही चलन, ये सब क्या है, अवयवी समास है। सर्वनाम के दोहराने से, है ना, जैसे आप, तुम, है कि नहीं, है ना, तू ता, यानी अवयवी को दोहराने से, यानी ये क्या है, सर्वनाम है, इंग्लिश में जानते हैं प्रोनाउन, है ना, तो तुम आप करते हैं, ये भी हमारा क्या है, अवयवी समास के गुण है और अवयवी समास है। क्रियाओं के योग से, जैसे चलते फिरते, आते जाते, है कि नहीं, आते जाते, चलते फिरते, हंसते हंसते, गाते गाते, रोते रोते, पढ़ाते पढ़ाते, है कि नहीं। जैसे हम बोले पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो जाता है, तो पढ़ाते पढ़ाते कौन सा समास है, तो आप कहिएगा ना जी अवयवी समास है नहीं। मेरा चलते चलते हाथ पांव दुख जाता है, तो चलते फिरते कौन सा समास है, अवयवी समास। आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा, कहिएगा, तो यही आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है इंपोर्टेंट हो गया, है कि नहीं। तो चलिए, ये हो गया हमारा अवयवी समास। क्या हो गया, अवयवी समास के गुण। अब अवयवी समास में के बाद जो हमारा आता है वह हमारा आता है
तत्पुरुष समास। क्या आता है हो? तत्पुरुष समास आता है। क्या आता है? तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास को देखेंगे, है ना, कि हमारा क्या है। ठीक है, हम तो अव्ययी समास को देख लिए, उसके बाद है हमारा तत्पुरुष समास। इसको आप अच्छे से देखिए कि किस तरीके से आप इसको जो है समझेंगे। आइए तत्पुरुष समास को हम समझते हैं कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है दूसरा पुरुष। क्या है? दूसरा पुरुष, यानी सेकेंड पर्सन आप कह सकते हैं, या वह पुरुष, वह पुरुष इस, देखिए, वह पुरुष या दूसरा पुरुष, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए सबसे फैक्ट वाला बात आप समझ जाइए। फैक्ट वाला बात आपको यह समझना है कि तत्पुरुष समास में, किसमें? तत्पुरुष समास में क्या हम, यानी हमको क्या याद रखना है? तो तत्पुरुष समास में जो हमें याद रखनी है, वह हमें याद रखनी है कि तत्पुरुष का अर्थ होता है दूसरा पुरुष या वह पुरुष। इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें विभक्ति चिन्हों यानी से, ते, ने, का, की, के आदि का लोप हो जाता है। जहां कर्ता तथा संबोधन अन्य चिन्हों का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास होता है। देख लीजिएगा, मैंने आपको यह कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वह तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? तो तत्पुरुष की पहचान है कि दूसरा पुरुष या वह पुरुष, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको यह याद रखनी है कि इसमें से, ने, ते, का, की, के आदि का लोप हो जाता है। यह बात आपको याद रखना है। जैसे हम यहां पर, है ना, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, है ना, तत्पुरुष में। यहां पर देख लीजिए आप, है कि नहीं? इसके कई सारे भाग हम पढ़ाएंगे तत्पुरुष के, लेकिन पहले पहचान देख लीजिए। जैसे राजपूत, तो देखिए राजा, राजा का पुत्र। तो एक बात बताइए, यहां पर का बोध हो गया है कि नहीं? का बोध हुआ है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, रसोई घर, फिर वही रसोई घर, है कि? तो कुछ भी आप, जैसे विद्यालय, विद्यालय का घर, तो का, ने, ते से लोप हो जाता है और डायरेक्ट शब्दों को लिख दिया जाता है। वह हमारा कहता है तत्पुरुष समास। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। चलते हैं आगे की ओर। तत्पुरुष के 6 भेद है। अब यहां पर ध्यान दो, तत्पुरुष के कितने भेद है? हो 6 भेद है। तत्पुरुष के कितने भेद है? 6 भेद है। जहां पर का, ने, से, ते का लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत, रसोई घर, है ना, फिर आ गया राजपुत्र, चाहे कुछ भी, है कि नहीं, विद्यालय, कोई सा भी, है कि नहीं, का, ने, से का बोध होगा, वह कहलाएगा। लेकिन अब हमें तत्पुरुष के बारे में यह जानना है कि तत्पुरुष में भी 6 प्रकार के भेद है। तो तत्पुरुष के 6 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं? हो तो चलिए अब उसको जानते हैं। ये है तत्पुरुष में 6 भेद है, जिसमें सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जो कर्म करता है। देखिए कर्म तत्पुरुष, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह रखने के बीच में कारक का चिन्ह हो। किसका चिन्ह हो? कारक का चिन्ह लगा हो, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, है ना, का को की का जो है लोप होगा। ठीक है जी, है कि नहीं? यहां पर देख लीजिए ना, कारक का चिन्ह होगा, कारक का, है कि नहीं? जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इसका लोप हो गया है, यानी कारक का बोध हो गया है। तो कारक का बोध हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा? कर्म तत्पुरुष पराग समास। जैसे आपने तत्पुरुष तो समझ, अब यह भी तो आसान था, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरा ये जो हमारा है वह है तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष तो आप समझ लिए कि का, ने, से का आगे आएगा। इससे पहले जो एग्जांपल बताया उसमें सिर्फ का बोध हो रहा था, आगे आने वाला देखिए यहाँ को का बोध, को का लोप हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप ये जानेंगे से, ने, ते का भी लोप हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? वो अवयवी समास होगा। लेकिन अवयवी समास में भी हमें समझना है अभी क्या? कर्म तत्पुरुष समास। तो
कर्म तत्पुरुष समास में है ना कारक का चिन्ह लगा हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, शरणागत, शरण को आया हुआ, है ना, आशातीत, आशा को पार कर गया, है ना, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, ये सब आपका क्या है हो, तो ये सब आपका जो है वह है कर्म तत्पुरुष, है कि नहीं। दूसरा इसका भाग जो है, इसका जो ये दूसरा भाग है ना, कर्म पुरुष के बाद दूसरा भाग जो यहां में है ना करण तत्पुरुष, जिसमें तृतीय विभक्ति अथवा करण कारक के चिन्ह से द्वारा का लोप हो जाता है, वह कारण करण तत्पुरुष कहलाता है। कौन सा हो, करण तत्पुरुष कहलाएगा। कौन सा, करण तत्पुरुष कहलाता है। तो देखिए करण तत्पुरुष में क्या है कि से का लोप हो जाता है। किसका होगा हो, से का लोप हो जाता है। जैसे यहां पर हम समझाने के लिए दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। हमारा एग्जाम्पल ये है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि से का लोप हो जाता है तो ऐसे लिखना रहता है, हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में, तो वही हमारा क्या हो जाता है, करण तत्पुरुष हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। अरे ना आएगा, ऐसा हो नहीं सकता यार, जान दे दूंगा, है कि नहीं। मद माता, मद से मतवाला हुआ, कष्ट साध्य, कष्ट के द्वारा साध्य, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त या ईश्वर से द्वारा दत्त, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, भारत बड़ा, भारत से बड़ा, से या के का हमने यहां पे देखा कि ये हो जाता है। इसका तीसरा पॉइंट जो है, इसका तीसरा पॉइंट जो है हमारा वह है संप्रदान तत्पुरुष। देखिए पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष और तीसरा कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। इसको देखिए किसको कहेंगे संप्रदान पुरुष, के अंदर के बात को समझिए कि वह तत्पुरुष समास है जिसके पदों के बीच में संप्रदान कारक का चिन्ह लगाना पड़ता है, या संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, के लिए यानी के का लोप हो जाता है। जैसे यहां पे देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए का लोप होकर ये लिखा जाता है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछ देगा कि रसोई, है ना, आफ्ताब आलम रसोई में खाना बना रहा है, तो बताइए रसोई यहाँ कौन सा समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष न बोलिएगा, हो तत्पुरुष तो वो ये है, लेकिन आप क्या बोलिएगा, संप्रदान तत्पुरुष न बोलिएगा, है कि नहीं। तो ये आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो के लिए का बोध खत्म हो गया, आराम कुर्सी हो गया। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, बलि पशु, बलि के लिए पशु, देश, देशानगार, देश के लिए अनगार, है कि नहीं। अब एक बात बताइए, आपसे इसमें से पूछ देगा ये सब कौन सा समास है, तो आप नहीं कहिएगा संप्रदान है, हो है नहीं कहिएगा, बताइए ना, कहिएगा कि नहीं कहिएगा, कहिए कीजिएगा। चलिए चौथा है, चौथा जो हमारा है वह है अपादान तत्पुरुष। चौथा जो हमारा है वह है अपादान तत्पुरुष। इस तत्पुरुष समास में अपादान कारक अथवा पंचमी विभक्ति के चिन्ह से, पंचमी विभक्ति का चिन्ह किसको कहते से, इहो को सने है हो कि हिंदी व्याकरण में पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या है, तो से है। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो से अलगाव अर्थ में का लोप होकर समास होता है यथा, जैसे आप देख सकते हैं पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देखिए से का लोप हो रहा है कि नहीं, से का लोप हो रहा है जी, है कि नहीं। पद च्युत, पद से च्युत, है ना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी बिना किसी कर्जा के। भयभीत, भय से भीत अलग। जन्म मांग, जन्म से अंधा। अब बताइए कि यह कौन सा है, अपादान है कि नहीं। पांचवा इसका देख लीजिए, पांचवा इसका क्या है हो, पांचवा है संबंध तत्पुरुष। कौन सा पुरुष है हो, संबंध तत्पुरुष है। इस समास में संबंध कारक अथवा षष्ठी विभक्ति से चिन्ह का, की, के का लोप हो जाए। देख लीजिए षष्ठी विभक्ति क्या है, से चिन्ह का, की, के का लोप हो जाता है, समास होता है कौन सा हो, संबंध तत्पुरुष। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। वन मानुष, वन का मानुष।
घुड़सवार घोड़े का सवार, है कि नहीं, बैलगाड़ी बैलों की गाड़ी। अधिकरण तत्पुरुष, इस समास में अधिकरण, है कि नहीं, ये उसका छठा टाइप है अधिकरण। पहले ले आता हूं फिर मैं बोलता हूं। देख लीजिए यहां पर अब इसका छठा टाइप है वो अधिकरण, यानी तत्पुरुष 6 प्रकार का है, छठा ये चल रहा है, समझ में है कि नहीं, अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में अधिकरण शब्द या सप्तमी विभक्ति के मैं पर चिन्ह का लोप हो जाता है। मैं या पर, देख लो, मैं पर चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे मन मौजी, मन में मौजी, आप बीती, अपने पर बीती, तो यानी पर का यहां खत्म हो रहा था, अब मैं का यहां बोध है ना, मन में मौजी। तो देख लीजिए मैं का और पर का बोध हो जाए, किसका आपको समझना है कि साला यहां क्या छिपा हुआ है। यहां जो छिपा हुआ है ना वही हमारा क्या कहलाता है, अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रेम निमग्न, प्रेम में निमग्न, है ना, तपोनिष्ठ, तप में निष्ठ, जल मग्न, जल में मग्न, में या पर का बोध हो जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, वो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। चलिए ठीक है, ये दूसरा, पहला हमने पढ़ा अवयवी समास और दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष के 6 पार्ट को हमने यहाँ पे समझा। अब हमारा तीसरा जो है वह हमारा इस प्रकार का है, देख लीजिए तीसरा हमारा समास क्या है। तीसरा हमारा समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास हो, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। एक पद उपमान और दूसरा पद उपमय भी होता है। इस समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। किसमें, कर्मधारय समास में। और इसमें सबसे खास बात यह है कि पहला पद जो होगा विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। समझ में आया कि नहीं। जैसे अधिकरण तत्पुरुष, है कि नहीं, तो अधिकरण इस समास में अधिक शब्द का समाप्ति विभक्ति के मैं पर चिन्ह का लोप हो जाता है कि नहीं। यहां से समझिए, है कि नहीं, यहां से ये बीच वाला इसमें घुस गया था। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं। विशेषण, विशेष से निर्मित शब्द, जैसे महापुरुष, महा क्या हो गया, विशेषण हो गया, पुरुष क्या हो गया, विशेष से हो गया। तब महापुरुष के बारे में आपसे पूछा जाएगा, या यहाँ घन, यहां पर देख लीजिए, यहाँ पे उपमान, है ना, और उपमय निर्मित शब्द। यहाँ पे घन श्याम या घन के समान श्याम अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, उपमय हो गया, है कि नहीं, उपमान हो गया और उपमय हो गया। समझ में है कि नहीं। जैसे नवयुग, है ना, नवयुग, है ना, तो यहां पर आ जाएगा, है ना, महा प्लस युग, ये क्या हो गया, वी जो हो गया या विशेष से हो गया विशेषण, और युग जो हो गया ये क्या हो गया, विशेष से हो गया। पूर्व चंद, है ना, संपूर्ण विशेष से हो गया, और चंद्र जो हो गया वह क्या हो गया, विशेष से हो गया। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, नर सिंह के समान, है कि नहीं। तो ये सब जो हो गया ये कौन सा समास हो गया हो, है ना, ये हो गया आपका, है ना, कौन सा समास, तो ये हमारा तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये कर्मधारय समास। कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। जैसे हम आगे की ओर चलते, आगे और समझ में आने वाला है। जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर है पूर्व पद विशेषण कर्मधारय, वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण होता है या था। जैसे महाकाव्य, महान काव्य, पहला पद जो हो गया वह विशेषण हो गया और दूसरा जो काव्य हो गया वह विशेष्य हो गया। एकदम क्लियरिटी समझ में आएगा। जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो वह कर्मधारय समास है। बताइए कोई दिक्कत, जान दे दूंगा, ठीक है।
यहां पर हमारा है दूसरा भेदों की चर्चा की गई है, उत्तर पद, है ना। तो विशेषण कर्मधारय वह कर्मधारय समास है जिसका दूसरा पद विशेषण होता है, यथा नराधम, नर प्लस अधम, रविवार, है कि नहीं, रवि प्लस वार श्रेष्ठ होता है, कवि नहीं, इसमें नहीं, ये है ना, कवि श्रेष्ठ, कवि प्लस श्रेष्ठ, है कि नहीं। तो ये जो हो गया दूसरा पद, इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया, उत्तर पद बाद वाला पद, है कि नहीं। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। देखिए, उत्तर पद विशेषण कर्मधारय में अधिकरण तत्पुरुष भी हो सकता है, तत्पुरुष होने पर दूसरे विग्रह में अधिकरण कारक का चिन्ह लगेगा, है कि नहीं। यथा कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, है कि नहीं। कर्मधारय होने पर बाद में आया, विशेषण अपने पहले आए, विशेष से विशेषता बताएगा, जैसे कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो उनका ये हो गया, ठीक है। दूसरा है उभय पद विशेषण कर्मधारय, उभ, है ना, उभय पद, उभय पद विशेषण कर्मधारय, इसका तीसरा पॉइंट है हो, तो कहता है जिस कर्मधारय समास के दोनों पद विशेषण हो उसे उभय पद विशेषण कर्मधारय समास कहते हैं, जिसके दोनों पद, जैसे अच्छे बुरे, अच्छे और बुरे, लाल लाल, लाल और लाल, ऐसे समासिक पद जब किसी संज्ञा का विशेषण बनकर आते हैं तब कर्मधारय समास होते हैं, और जब किसी संज्ञा की तरह प्रयोग आएंगे तब द्वंद्व समास होते हैं, है कि नहीं। तो द्वंद्व समास तो बाद में समझ ही जाइएगा, अभी जान लीजिए, जिसके दोनों पद विशेषण हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो जैसे अच्छे बुरे, लाल लाल, आप तो लाल लाल हो गए, है ना, ऐसे कहते हैं, आप तो माला माल हो गए, है कि नहीं। तो माला माल हो गए, तो उभय पद यानी दोनों, आगे वाला भी पीछे वाला भी दोनों प्रधान है, तो ये क्या हो गया, उभय पद विशेषण हो गया, और कर्मधारय विशेषण का यह पाठ है। कर्मधारय में ही दूसरा है रूपक कर्मधारस। रूपक कर्मधारस वह समास है जिसके अनुसार एक शब्द का दूसरे शब्दों पर आरोप कर दिया जाता है, या एक शब्द को इस प्रकार कहा जाए कि दूसरे से वह भिन्न मालूम हो। यह था, है ना, मुकम्मल, मुकम्मल, है ना, कमल रूपी मुख, है ना, मुख कमल, हाँ मुख कमल माने मुख का बात कर, चेहरा का, कमल रूपी मुख यानी कमल के तरह मुख, मुंह, है ना, पुत्र रत्न, रत्न रूपी पुत्र, है ना, ये सब जो है क्या हो गया, ये सब हमारा रूपक कर्मधारय हो गया। इसमें एक कर्मधारय वह समास है जिसके अनुसार एक शब्द एक दूसरे पर आरोप कर दिया जाता है कि नहीं। जैसे जैसे हम बोलेंगे तुम आलिया भट्ट जितना सुंदर हो, है तो आलिया भट्ट जैसा, तो तुम सुंदर हो, लेकिन इसका आरोप किसका लगाया, आलिया भट्ट को लगाया गया है कि नहीं। मैं बोलूंगा तुम शाहरुख खान जितना जो है बढ़िया हो, है कि नहीं, तो शाहरुख खान को यहाँ पे आरोपित किया गया ना। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया मुख कमल यानी कमल के तरह चेहरा, मुख रूप, रूप कैसा, कमल जैसा, पुत्र रत्न, है ना, रत्न रूपी पुत्र, है कि नहीं। तो ये कौन सा समास हो गया, तो रूपक कर्मधारय समास हो गया। इसका पचमा है ना, उपमान कर्मधारय। क्या है वो, उपमान कर्मधारय। यहां पर देखिए, उपमान कर्मधारय वह कर्मधारय समास है जिसमें उपमेय और उपमान का कथन हो और दोनों के बीच में तुलना बोधक अवयव लोप हो गया हो। यथा जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, कमल नयन, कमल जैसा नयन। देख लीजिए एग्जाम्पल यहीं पे है, और यहां पे समझ लीजिए उपमेय और उपमान का कथन हो, उपमेय और उपमान का कथन हो और दोनों के बीच में तुलना बोधक अवयव लोप हो जाए, है ना। तो जैसे ये लोप हो जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमुख या कमल नयन। ये कौन सा समास है, यह कर्मधारय समास तो है, लेकिन कर्मधारय में उपमान कर्मधारय समास है। समझ में आया, जान दे दूंगा। द्विगु समास बाद में, पहले ये कर्मधारय का जो है छठा पॉइंट आप समझ लिए, उपमेय कर्मधारय। यह समास उपमान समास का उल्टा है, जिसे उपमेय
पहले और उपमान बाद में आता है। यथा मुख चंद्र के समान, नरसी के समान, इसमें पहले आ जाता है, उल्टा है। और उपमेय, इसमें उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है। तो उपमान ये बाद में आ गया और उपमेय जो है ये पहले आ गया। मुख चंद्र मुख नहीं बल्कि मुख चंद्र बोलना है, सी नर नहीं है ना, नर सी बोलना है। पहले आ जाएगा उपमेय, बाद में आ जाएगा उपमान, तब हमारा क्या होगा, उपमेय कर्मधारय समास होगा। अब हम समास के 3 पॉइंट को कंप्लीट कर लिए। पहला अवयवी समास है, दूसरा हमारा तत्पुरुष है जिसके हमने 5 भाग पढ़ाया है ना, और अब हमारा था कर्मधारय समास जिसके हमने 6 पार्ट पढ़ाया। अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, आशा है आपसे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे द्विगु समास। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, इधर समझ लिए। एक बार समझ लिए तो जीवन में ना बोर्ड एग्जाम के लिए टेंशन होगा, ना कंपटीशन के लिए, ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, बिहार पुलिस में, एसएससी में, जीडी में, रेल, किसी भी चीज में जाएंगे। और समास आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आप जो है माला माल हो गए, ठीक है। द्विगु समास है ना, द्विगु समास को जरा सा समझिए। जिस समास में पूर्व पद, देख लीजिए संख्या का बात करेगा ये द्विगु समास, पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो तो तथा पूरा शब्द समुदाय का अर्थ बताता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। समास होकर बना शब्द सदा एक वचन में होता है। यथा कह सकते चौराहा, संख्या का बात, जब भी संख्या का बात कर दे, केवल लहरिया कट में आप समझ लीजिए, लहरिया कटी है कि संख्या का बात करेगा, विशेष का बात करेगा। चौराहा माने 4 समूहों का रास्ता, तो संख्या बता दिया, विशेषता बता दिया, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया भैया। जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, क्या समास हो गया, द्विगु समास हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके पार्ट्स को हम समझते हैं। इसके 2 भेद हैं, कितने भेद है हो, 2 भेद है, याद रखिएगा यहाँ पे, है कि नहीं। इसके 2 भेद हैं, किसके हो, द्विगु समास के। किसके, द्विगु समास के 2 भेद हैं। पहला है समाहार द्विगु और दूसरा उत्तर पद प्रधान द्विगु। तो पहले समाहार द्विगु समझिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा संज्ञा पद, दोनों पदों की प्रमुखता रहती है। देखिए पहला होगा त्रिभुवन, तो तीनों भवनों वाला, तो पहले संख्या है ना, तो ये हो गया समाहार द्विगु। जैसे हम बोलेंगे चतुर्भुज, तो पहले 4 भुजा, तो 4 आया ना जी, तो 4 आया, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। लेकिन द्विगु में ये समाहार हो गया, क्या हो गया, समाहार हो गया। दूसरा उत्तर पद प्रधान द्विगु, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे यहां आइए, देखिए पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह, तो 5 ई तो प्रमुख है, ये है, देखिए ई तो प्रमुख, 5 तो प्रमुख है, ये है, लेकिन इसका समूह क्या हो गया, ये ना इंपोर्टेंट हो गया कि यहां पर 5 पात्रों का समूह, यहां 5 पात्र अलग अलग नहीं है, एक ही साथ सम्मिलित है, तो 5 हो गया। अब पात्र यहां हो गया, तो इसी को कहते हैं उत्तर द्विगु। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देख लीजिए द्विंदु समास। अब देख लीजिए 5वां जो आपका भाग है वह कौन सा समास है, तो 5वां आपका जो है वह है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान है, देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है जी, द्वंद्व समास है ना, तो इसको कहते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते तथा दोनों पदों के बीच और राजा रानी, राजा और रानी, है ना, बेटा बेटी, बेटा और बेटी, तो ये कौन सा समास हो गया, हो द्विंदु समास, द्विंदु समास हो गया है। तो ये देखिए, जैसे राजा रानी, राजा और रानी, दाल भात, दाल और भात, काम काज, काम और काज, है कि नहीं। यहाँ दोनों पद ही अपना अर्थ, दोनों पदों में प्रमुखता भी है, इससे भी 2 भेद है, इसीलिए यह क्या है, हो यह है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है कि नहीं। राजा और रानी, दाल और भात, लड़का और लड़की, समझ में आया कि नहीं, रात दिन, दिन रात, ठीक है, तो ये द्वंद्व समास है। चलिए आगे देखते हैं इसी का, है कि नहीं। इसमें सबसे पहला पढ़ना है कि नहीं,
दो भेद इनके भी है ना। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। क्या है? इतरेतर द्वंद्व है, जिसमें और से जुड़े रहने पर भी दोनों पद अपना अस्तित्व रखते हैं, वह होते हैं इतरेतर द्वंद्व। जैसे ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि दोनों अपना अस्तित्व अलग अलग रखते हैं। तन मन धन, तन मन और धन दोनों, राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों अलग अलग प्रधानता है। राम लक्ष्मण दोनों प्रधान है। माता पिता, माता और पिता, तो दोनों पद प्रधान रहता है। माता पिता, रोटी पानी, रोटी और पानी, तो यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा, है ना, इतरेतर द्वंद्व। क्या हो गया? इतरेतर द्वंद्व में भी अलग अलग, है ना। दूसरा होता है समाहार समाहार द्वंद्व, जिससे सभी पद से जुड़े हो किंतु एक पद दूसरे पद पर निर्भर हो, उसका पृथक अस्तित्व हो, वहां समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। एक दूसरे पर आरोपित तो हो लेकिन वो अलग अलग हो जाए। जैसे साथ साथ में आता है, जैसे अभी हम रात दिन बोले थे, दाल भात बोले थे। यहां देखिए दाल और रोटी, दाल और अलग अलग किया तो जाता है, लेकिन हमेशा जो है यह कॉम्बिनेशन में ही चलता है। तो कॉम्बिनेशन में है तो यह क्या हो गया? समाहार द्वंद्व हो गया हो, है ना। सुख दुख, सुख और दुख, जी जान, जी और जान, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये सारे जो है यानी एक ही साथ रहते। अलग तो आप कर सकते हैं, अलग इसका अस्तित्व तो होता है कि नहीं, लेकिन ये हमेशा ना कॉम्बिनेशन में आते, एक साथ आते, इसीलिए क्या है? समाहार द्वंद्व। द्वंद्व तो है ये, द्वंद्व में ये कौन से है ना? समाहार द्वंद्व है। चलिए अगला है आपका छठा, लास्ट है कि नहीं, बहुब्रीहि समास। देख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मजा आ जाता है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। तो देखिए यहां पर हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है कि? क्योंकि दो पद विशेषण का अर्थ, क्योंकि दो पद विशेषण का कार्य करते हैं तथा दोनों से भिन्न किसी तीसरी वस्तु या तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं। देख लीजिए, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होगा, तीसरे वस्तु प्रधान हो जाएगा, तीसरा पुरुष प्रधान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमौली, चंद्र है शीश पर जिनके, तो चंद्र है शीश पर जिनके या चंद्रमौली बोलेगा तो आप बोल रहे हैं ये, इसको लंबा लिखिएगा तो ये, लेकिन इसे शिव का ना अति समझा जाएगा है। दूसरा पुरुष नहीं इसमें प्रधान हो रहा है, दूसरे के बारे में ना आप बता रहे हो, तीसरा के बारे में आप बता रहे हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके शिव। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ जिनके शिव। 10 मुख, 10 मुख वाला, तो आप रावण के बारे में, तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इंग्लिश में समझिए थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन लंबोदर, लंबा है उधर जिनके, है कि नहीं। अब इसके भी 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है, यानी इसे तीसरा पुरुष का जो है ये हो जाता है। ठीक है जी, चलिए जान दे दूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर इसके भी 4 भेद है। पहला भेद है समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि, जिस बहुब्रीहि समास का समाप्त पद कर्ता कारक की विभक्ति का है और व्यंग रखने पर कर्म से अधिकरण तक के कारक चिन्ह लगे तथा विशेष अर्थ निकले, उसे समाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। हालांकि मैं डेफिनेशन नहीं लिखता, फिर भी मैं एग्जाम्पल से समझा सकता था, लेकिन आप लोग डेफिनेशन समझ के ये समझे, इसको कंठस्थ और अच्छा पढ़ाई कहते हैं। सीधा एग्जाम्पल ले लेते तो उससे आप कम समझते। समझ में आया कि नहीं? आया ना? जान दे देंगे, है ना। पीतांबर, पीता है अंबर जिनका संबंध कारक से है। दशानन, 10 है आनंद जिसके संबंध कारक से है। दत्त, धन दिया गया और दिया गया हो धन जिसके लिए, है ना, संप्रदान कारक है। तो यही अपादान संप्रदान जो आप समझते हैं, है ना, उसी में का है ये। चलते हैं इसके आगे, और इसका जो जैसे ये सब भी एग्जाम्पल है, जितेंद्रिय, प्राप्त धन, निर्लज, है ना, सतलरी, ये सब में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरीके से आपका संधि पढ़ाया और सेंटअप एग्जाम में आया, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आएगा, उदाहरण सहित उसी में से आ जाएगा, है ना। कम 200% जो है वादा रहा। चलिए आइए इधर देखते हैं
अधिकरण बहुब्रीही। अधिकरण बहुब्रीही क्या है? यह वह बहुब्रीही समास है जिसके पहले पद में विग्रह के उपरांत कर्ता कारक, देख लीजिए यहां ध्यान दीजिए, कर्ता कारक का चिन्ह लगता है और दूसरा पद के अंत में संबंध या अधिकरण का यथा, जैसे चंद्रचूड़, चंद्र कर्ता है, चूर पर अधिकरण है, बस यही। उसके बाद जैसे आप कह सकते हैं, है ना, चक्र पानी, चक्र है पानी में जिनके, है ना, ब्रज पानी, ब्रज है पानी में जिनके, तो यही सबसे बोध क्या कहलाता है? अधिकरण बहुब्रीही कहलाता है। हमारा तीसरा है बहुब्रीही का तीसरा है तुल्य योग या सबहुब्रीही। तुल्य है कि नहीं? देख लीजिए, जिस बहुब्रीही समास में पहला पद स हो, पहला पद स हो, उसे सबहुब्रीही या तुल्य योग बहुब्रीही समास कहते हैं। जैसे स अर्थ होता है साथ, स का सवर्ण समासिक पदों में आकर साथ का अर्थ बतलाए तो वह समास स समास कहलाता है। जैसे सकुशल, कुशल के साथ, हो जा, हो जो वह, जैसे खुशी के साथ, सकुशल माने कुशल के साथ, खुशी पूर्वक, है ना, सधर्म, धर्म के साथ जो हो, तो ऐसा वाला वाक्य यानी स, देख लीजिए यहां पर स हो, है कि नहीं, इससे रिलेशन बनाएगा तो क्या हो गया? तुल्य योग हो गया, किसी से आप तुलना कर रहे हैं। जैसे इसका और एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ सतेज, तेज प्रतिभा के साथ हो, सतेज, तो स आ रहा है, तेज आ रहा है, तो तेज के साथ हुआ उसको बोल संबोधित किया जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा जी? है कि नहीं? तुल्य हो जाए कि नहीं? योग बहुब्रीही हो जाएगा नहीं? जैसे सज्ञान, ज्ञान के साथ हो, तो ये क्या हो गया? तुल्य हो गया। इतना आसान करके मैं पढ़ा रहा हूं और इतना जो है ना, जो है इसमें समझने वाली बात सब है। चौथा इसका व्यतिरेक बहुब्रीही, वह बहुब्रीही समास जिनमें घात प्रतिघात का अर्थ मालूम होता है। जैसे ताना मारी, जूता जूती, लाता मारी, फैटा फैटी, लात घुसेंट, है ना, जैसे लाते लाते न करे मारे, लाते लाते, फैटे फैटे, है ना, मुहा मुही, है कि नहीं, ठुनका ठुनकी, ननद भौजाई में झगड़ा भेल, ननद पानी लाबे गेल बुढ़िया, देलक ढकेल, दाँचियार मर गेल बुढ़िया, चना चोर गरम उहे। ताना मारी, जूता जूती, लाता पाती, है कि नहीं, हाथे हाथे, लाते लाते, ये सब क्या है? हो, है ना, व्यतिरेक बहुब्रीही समास है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इसको जो है एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार जितना बार हो सके देखिए, और आप जो है ना अच्छे से समास को कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो है किसी भी क्लास का एग्जाम हो, है ना, खास तौर से 12th का बोर्ड एग्जाम हो, आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस का, किसी भी चीज का, है कि नहीं, अगर उसमें समास आएगा तो समास इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यह आफ्ताब आलम का चैलेंज है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके अगले वीडियो में मैं कराने वाला हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूले, तब आप एकदम कंफर्म आपको समास आइए जाएगा, ठीक है। थैंक यू।